पिछले भाग में हमने जाना कि चंदर ने सुधा से कहा उसके चाचा जी उससे नाराज़ होकर चले गए। अब आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा कुछ देर तक सोचती रही और फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा है जिसकी भी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए? जाने कैसी लड़की हो, क्या हो? सुधा बोली, तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है कि कोई गाय भैंस खरीदना है? चंदर ने हंसकर कहा। आदमी एक दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तब ब्याह के भी कोई माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़े ही छिपाते, हमें ज़रूर बताते। और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों? सुधा, यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली, सुधा, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती हमने तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो, क्यों नहीं करते? तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बिसेरिया के यहाँ। बिसेरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होंगे ज़रूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत वहब्बत करता है। सुधा ने कहा। अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा। लो, बिसरिया आ गया। चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चाट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा। अच्छा अच्छा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चाट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही
हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सुकचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसेरिया कभी यह पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना छलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाते हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद। ये राजा गर्ल्स कॉलेज में हैं, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा। अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लग गई। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जम्हाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। मैंने कुछ कहा था क्या? ओह, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30। अरे, बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा। अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? सुधा पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान किया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो सुधा खुद ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तुम तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि नहीं, पहले हम कहेंगे। बात काटकर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, जाओ चाय ले आओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए? सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे सुधा अभी तक तुम्हारे ही निगरानी में रही है। तुम खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई थी। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह में लगाते हुए कहा। एकदम गधे की शाम, मन उदास,
तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी, फिर भी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मौलसिरी के पेड़ में छोटी गौरैया ने मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसके तबीयत घबरा उठी। वो इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई बात न करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही, तो फिर हरी हरी घास पर लेट गई। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा और चंदर के हाथ के एक पुर्जे के लिए तक तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा था कि वे लोग कहाँ रह गए या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार व इतवार को तो वह हर रोज खाना खाते वक्त रोई। चाय पीना तो उसने उसी दिन छोड़ दिया था। सोमवार को पापा नहीं आए तो वह इतना फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सेकती हुई रोटी छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वो सुधा का मुंह ही मुंह देखती रही। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतज़ार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाएं। गेसु से भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर नहीं आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उसने बिसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोई और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर हरे हरे घास पर लेट गई। बड़ी ही उदास शाम थी और तो और क्षितिज के लाली के होंठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली कतारें पर मारते हुए गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वो चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ की खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरलियां कर रहा होगा। वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठे स्वभाव का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसको प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी। और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितना चंदर की तारीफ करते वो उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरतें। चंदर उसका ऊन कभी नहीं लाकर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगवाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। कितने नक्शे बनाता रहता था। और सुधा ने उससे कहा कि मेज पोश की कोई डिज़ाइन बना दो, उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ ये बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे का डिज़ाइन बना देंगे। और उसके बाद उसमें उसने तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा ये क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वह धोती अपनी मालिन को दे डाली। ये सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। सबके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, 4 मजाक की बातें कर ली, छोटे मोटे उनके काम कर दिए,
मीठी मीठी बातें कर लीं और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं, लेकिन कपूर साहब एक तेज तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। ये तो दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की ज़रा भी तारीफ ना करे, सब सुधा को ही ज़्यादा अच्छा कहें। लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ कहती नहीं, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भर के बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी, तनिक खाए लो फिर भीतर लेटो, अबहिन बाहर लेटे का बखत नहीं आवा। सहसा महाराजिन ने आकर सुधा की स्वप्न श्रृंखला तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में से ही डूबे हुए बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कैसे काम चली, आओ उठो। महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा ना देखकर उठी और खाने चल दी। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। उसे दूसरों के सामने अपने आप को बहुत शांत रखना आता था। दो कौर खाने के बाद वो महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहो, महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। काहे बिटिया, बाबूजी कुछ नहीं लिखेन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो के मर जाएं, पर ना तो पापा को ख्याल ना पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब हैं कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी हैं, अपने मतलब के हैं बस। सुबह शाम आए और हम या पापा ना मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर कदम निकल गए हैं तुम्हारे। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, और खुद हैं कि आज लखनऊ कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलारे उनके साथ हैं तो बस, और किसी की फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो, कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसा हंस के बात करत है। माई का जाने कैसा याब पड़ा कि उन्हें अलग कह दिहेस। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होए। उन्हें हियाँ बुला लो तो अपने हाथ की खिलाई के 2 महीना में मोटा कह दे। हमें तो से ज़्यादा उसकी ममता लगत है। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत है, हियाँ कौने डॉक्टर रहत हैं? हम कहा नाही, हियाँ तो बाबूजी रहत हैं। तो कहत है नहीं, यही मकान है। मालिन ने सहसा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा। बिठाओ उन्हें, हम आते हैं, सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर जाकर उसने देखा तो नील कांटे के झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी हुई थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 वर्ष की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ हाँ, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा।
रहते तो वो चौक में हैं, लेकिन आजकल वे भी पापा के साथ बाहर गए हुए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ तो किसी लड़की की करते हुए हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली, क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? वो तमाम बातें। एक दिन शाम को तो हम लोग आपके ही बारे में बातें करते रहे। आपके भाई के बारे में बताते रहे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज़ टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आपको साहित्य से बहुत शौक नहीं है और आप शादी से बेहद नफ़रत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती-जुलती नहीं, ना बाहर आती-जाती हैं। और मिस डिक्रूज़ ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ, मिस पम्मी, शायद इसलिए आप उसे इतनी अच्छी लगीं कि आप कहीं आती-जाती नहीं। वह लड़कियों का आना-जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली, नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली, मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 से 34 वर्ष की लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से ये बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं। जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में कोई भी ऐरा गैरा उनके संसर्ग में आ जाता है, उसे वे प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है, या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे हिंदुओं का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि 14 बरस के पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका संसर्ग उसी आदमी से रहे जिसके साथ उसे जिंदगी भर निबाह करना है, और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चलें। लेकिन ये तो सबसे भद्दा तरीका है, 14 से 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उसे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं, बहुत ठीक। तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने मेरे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, ये कह रहा था कि आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो, देखिए मैं भूल ही गई। लीजिए, सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ, इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वो मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में तो एक दूसरे से निबाह करना ही पड़ता है। उसने आपसे ये नहीं बताया कि मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय तो लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उसका? जब देखिए तब बिगड़ता रहता है मुझ पर, और बाहर गए हैं तो आज तक एक खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं। हाँ, कभी बस छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है। सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो ये बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए। कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की किताब दे दीजिए। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी का सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है। और क्या, हाँ, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगे कि मैं इस तरह मिस्टर कपूर के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे मैं कोई जासूस हूँ, पर असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। तो मिस्टर कपूर गए, पता नहीं क्यों उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने सोचा कि इनसे दोस्ती कर लूं। चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद का अलगाव मैं भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ।
लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगड़ा कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे, और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखते हुए अपने ही ख्यालों में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते हुए ही समझ लिया था यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनी ने कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं ये समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बनकर भी सपनों से अलग। ये बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप उनकी घनिष्ठ हैं और आप उनसे बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँ? बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेले खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आईं तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, बस यही मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चियों की तरह उसके चेहरे को हथेली से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ हूँ। सुधा झेंप गई, उसने आंखें नीची कर लीं। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है? जी हाँ। गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे हुए थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी, जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। वह सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है और इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है, वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की हर भली बुरी हर बात बर्दाश्त कर लेता है, और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज़ हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? अरे पापा को तो मनाना बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वो करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठियाँ क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज़ होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। ऑल डॉल की पेटी का बक्सवा खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और ना ही ये समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वो नाराज़ है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही, लेकिन खत तो भेजा होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा?
ये कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया है कि चंदर खुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा उदास है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी है और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की भादों की घटाओं की तरफ फैली हुई ये बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती की लिखी उपन्यास गुनाहों का देवता। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।